नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी दादाजी का श्राद्ध। नवीन एक 8 साल का छोटा सा बच्चा था। आज वह स्कूल में छुट्टी के बाद बाहर निकला तो उसकी माँ कविता उसके इंतजार में खड़ी थी। उन्हें देखकर नवीन दौड़ता हुआ उनके पास आया। कविता बोली, बेटा जल्दी से घर चल और आज जल्दी से होमवर्क कर लेना, कल हमें गांव जाना है। नवीन बोला, क्यों मम्मी, गांव क्यों जाना है? अभी मेरे स्कूल की छुट्टी भी नहीं है। कविता बोली, बेटा घर चल, सब बताती हूँ। घर पहुंचकर नवीन जिद करने लगा। नवीन को गांव जाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब से दादाजी नहीं रहे तब से उसका मन गांव जाने का नहीं करता था। गांव में दादी थी, लेकिन नवीन को दादाजी बहुत प्यार करते थे। कविता बोली, बेटा परसों दादाजी का श्राद्ध है, इसलिए कल हमें गांव जाना है। नवीन बोला, माँ ये श्राद्ध क्या होता है? कविता उसे श्राद्ध के बारे में सब कुछ बताती है। उसमें नवीन को एक बात अच्छी लगती है कि दादाजी हमारे घर भोजन करने आएंगे। अगले दिन नवीन अपने मम्मी पापा कविता और राकेश के साथ गांव पहुंच जाता है। वो जाकर दादी जी के पैर छूता है। दादी उसे ढेर सारा प्यार करती हैं। वह ध्यान से देखता है कि दादी पहले से बहुत कमज़ोर हो गई हैं। नवीन बोला, दादी आप तो बहुत कमज़ोर हो गई हो। दादी बोली, हाँ बेटा, तेरे दादाजी थे तो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। अब मेरे से घर का काम नहीं होता और अकेले में कोई बात करने वाला भी नहीं है। नवीन बोला, तो आप हमारे साथ चलो, वहाँ पापा मम्मी के साथ रहना, फिर हम दोनों बहुत सी बातें करेंगे। नवीन की बात सुनकर कविता और राकेश थोड़ा डर गए कि कहीं उनकी माँ उनके साथ चलने को तैयार ना हो जाए। दादी ने दोनों की ओर देखा और वे समझ गई कि इनकी मर्जी नहीं है मुझे साथ रखने की। दादी बोली, बेटा मैं यहीं ठीक हूँ, वैसे भी तुम्हारा घर बहुत छोटा है, मैं वहाँ कैसे रुक पाऊंगी। उसके बाद दादी ने राकेश को सामान की लिस्ट दे दी और कहा, मैंने पंडित जी को बोल दिया है, वे सुबह 11 बजे आ जाएंगे, तो ये सामान इकट्ठा कर ले। राकेश थैला लेकर सामान लेने चला गया। कविता घर के कामों में व्यस्त हो गई। शाम तक राकेश के बड़े भाई और भाभी पहुंच गए, साथ ही राकेश की बहन रमा भी पहुंच गई थी। पहला श्राद्ध था, इसलिए पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। जिस घर में कल तक सन्नाटा पसरा था, वहां आज काफी चहल पहल थी। दादी अपने बेटे बहुओं और बेटी को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि ये सब 1-2 दिन का ही मेला है। शाम होते होते दादी को दादाजी की याद सताने लगी। जब वे जिंदा थे तो इस घर में हमेशा मेला लगा रहता था। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे, इसलिए हमेशा कोई ना कोई उनके सामने अपनी परेशानी लेकर आता रहता था, जिसका समाधान दादाजी करते थे। गांव के आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए दादाजी को बुलाया जाता था। अगले दिन दादाजी की श्राद्ध थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। ब्राह्मण को भोजन कराया गया, दान दक्षिणा देकर विदा किया गया। उसके बाद पूरे परिवार ने भोजन किया। दादी और मम्मी सबको भोजन परोस रही थी। पूरा दिन काम निपटाने, मेहमानों की चहल पहल में निकल गया। रात के समय बैठकर सब बातें कर रहे थे। नवीन बोला, मैं अब दादी के पास रहूंगा। ये सुनकर सब अवाक रह गए और नवीन की ओर देखने लगे। कविता बोली, बेटा ये तू क्या कह रहा है? तेरी पढ़ाई का क्या होगा? वैसे भी तू अभी इतना बड़ा नहीं हो गया कि दादी की देखभाल कर सके। नवीन बोला, नहीं माँ, दादी को अब किसी सहारे की जरूरत है, नहीं तो वो भी दादाजी की तरह चली जाएंगी। मैंने फैसला कर लिया, अगर आप लोग दादी को अपने साथ नहीं रख सकते तो मैं दादी जी के साथ रहूंगा। दादी बोली, बेटा मैं ठीक हूँ, तो कभी कभी मुझसे मिलने आते रहना।
नवीन बोला, नहीं दादी, जिन बच्चों को आपने पाला पोसा उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। नवीन की बातें सुनकर सभी की आंखें शर्म से झुक गई। सभी ने नवीन को बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। राकेश और कविता को बहुत गुस्सा आ रहा था। वे दोनों ना अपनी माँ को साथ ले जा सकते थे, ना नवीन को यहाँ छोड़ सकते थे। अगले दिन बड़े भैया, भाभी और बहन रमा तो वापस चले गए, लेकिन कविता और राकेश को रुकना पड़ा। राकेश बोला, इससे तो अच्छा था इसे साथ ही नहीं लाते। चलो माँ, अब तुम ही हमारे साथ चलो, ये तो मानेगा नहीं। नवीन बोला, नहीं पापा, दादी कहीं नहीं जाएंगी। इस घर में दादी की कितनी यादें बसी हुई हैं। आप जाओ, मैं दादी के साथ रहूँगा। दादी ने बहुत समझाया, लेकिन नवीन नहीं माना और हार कर राकेश और कविता को वापस जाना पड़ा। चलते समय दादी ने राकेश से कहा, बेटा अभी यह गुस्से में है, मैं 1-2 दिन में इसे समझा कर मना लूंगी, तब तू इसे आकर ले जाना। घर आकर दोनों उदास मन से बैठे थे, मन नहीं लग रहा था। कविता पहली बार अपने बेटे से अलग हुई थी, वह बैठकर रोने लगी। राकेश बोला, अब तुम्हें पता लगा बेटे से बिछुड़ने का दर्द। एक दिन तुमने मेरी माँ से लड़ झगड़ कर मुझे अलग कर दिया था, तब उन पर क्या बीती होगी। कविता बोली, मुझे माफ कर दीजिए, आज माँ जी का दर्द मुझे समझ आ रहा है। चलो हम दोनों भी गांव चलते हैं, वहीं आप कुछ काम कर लेना। बेटे के बगैर यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं माँ जी की खूब सेवा करूँगी। 4 दिन बाद अपना सब कुछ समेटकर दोनों गांव पहुंच गए। उन्हें देखकर नवीन और दादी बहुत खुश हुए। राकेश ने वहीं गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोल ली। कविता घर का सारा काम करती। नवीन को पास ही एक स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। नवीन की जिद ने एक परिवार को वापस अपनी जड़ों से जोड़ दिया था। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी गुमशुदा। बबलू अभी घर से निकलकर गली में खेलने गया ही था कि उसकी मम्मी शीला ने आवाज दी, बेटा घर में आ जा, बाहर इतना ट्रैफिक चल रहा है, कहीं किसी गाड़ी से टक्कर ना हो जाए। बबलू बोला, मम्मी आप मुझे पार्क में तो ले नहीं जाती, गली में खेलने नहीं देती, मैं क्या करूं? शीला सोच में पड़ गई। उसे घर के काम के साथ साथ कई घरों में साफ सफाई और झाड़ू पोंछे का काम करने के लिए भी जाना पड़ता था, इसलिए समय ही नहीं मिल पाता था। शीला बोली, तू घर में ही खेला कर, कल मेरी छुट्टी है, कल तुझे पार्क ले चलूंगी, जितना मर्जी हो खेल लेना। बबलू मम्मी की बात मानकर घर में आ गया। शाम को वह सुनीता जी के घर काम निपटाकर निकलने ही वाली थी, तभी सुनीता जी ने टोका। सुनीता बोली, शीला कल की छुट्टी मत करना, कल बहुत काम है, कल मेरे गुड्डू का जन्मदिन है, बहुत काम होगा। शीला बोली, लेकिन मालकिन कल तो मुझे अपने बेटे को कहीं लेकर जाना है, मैं नहीं आ सकती। सुनीता बोली, फिर किसी दिन ले जाना बेटे को, कल तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो दुगने पैसे काट लूंगी। शीला चुपचाप मन मार कर घर की ओर चल दी। अगले दिन वह सुबह तैयार हो रही थी, तभी बबलू उसके पास आया। बबलू बोला, मम्मी बड़ी जल्दी तैयार हो गई, रुको मैं भी तैयार हो जाता हूँ, आज बहुत देर पार्क में खेलेंगे। शीला बोली, नहीं बेटा आज नहीं, आज मुझे काम पर जाना है, तू घर में खेल ले, किसी और दिन चलेंगे। बबलू बोला, आप हमेशा ऐसा ही करते हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये कहकर बबलू एक कोने में रूठ कर बैठ जाता है। शीला को देर हो रही थी, वह जल्दी जल्दी काम पर जाने के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद बबलू ने सोचा, मम्मी तो ऐसे ही बहाने बनाती रहेंगी, क्यों ना मैं खुद पार्क में चलूं, खेल कर वापस आ जाऊंगा, मम्मी को पता भी नहीं चलेगा।
उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया और पार्क की ओर चल दिया। पार्क में जाकर वह झूलों पर झूलता, कभी दौड़ने लगता। उसे बहुत मजा आ रहा था। इधर शीला जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। आज उसे केवल एक ही घर में काम करना था। उसने सोचा जल्दी से काम निपटा कर घर पहुंच जाऊंगी, शाम को बबलू को पार्क में ले जाऊंगी। सारा काम निपटा कर उसने सुनीता जी से कहा, मालकिन सारा काम हो गया है, अब मैं जाऊं? सुनीता बोली, चल ठीक है, ये रख ले, बेटे के जन्मदिन की खुशी में मिठाई है। उन्होंने एक मिठाई का डिब्बा और कुछ पैसे शीला को दिए। शीला जल्दी से मिठाई और पैसे लेकर घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर उसने देखा घर में ताला लगा हुआ है। यह देखकर वह घबरा गई। बबलू कहाँ गया? उसने आस पड़ोस में पता किया, लेकिन बबलू का कहीं अता पता नहीं था। पड़ोस के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। सभी बबलू को ढूंढने लगे। बबलू शीला का एकमात्र सहारा था। उसके पति का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। शीला का रो रो कर बुरा हाल था। तभी उसे ख्याल आया कि बबलू पार्क में जाने की जिद कर रहा था। वह भागी भागी पार्क में पहुंची। अंधेरा होने लगा था। पार्क में कोई भी नहीं था। वह बबलू बबलू आवाज देकर पार्क में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद वह घर वापस आ गई। शीला का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपने आप को कोस रही थी, अगर आज वह काम पर ना जाती तो बबलू घर छोड़कर नहीं जाता। आस पड़ोस के सभी लोग बबलू को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। शीला ने सुनीता जी को फोन किया। शीला बोली, मालकिन मेरा बेटा बबलू तो आपके यहाँ नहीं आया। ये कहकर शीला रोने लगी। सुनीता जी ने उसे चुप कराया और कुछ ही देर में वो अपने पति के साथ शीला के घर पहुंच गई। सुनीता जी बोली, शीला चिंता मत कर, बबलू मिल जाएगा। इनकी पुलिस में बहुत जान पहचान है, तू बबलू का फोटो दे दे। कुछ ही देर में बबलू का फोटो सब पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। सुनीता जी के पति की जान पहचान के कारण पुलिस तेजी से बबलू को ढूंढने लगी, लेकिन बबलू का कुछ पता नहीं लगा। रात के 11 बज गए थे। तभी एक ऑटो शीला के घर के बाहर आकर रुका। उसमें से बबलू उतरा। उसे देखकर शीला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी ऑटो में से एक औरत उतरी। उसने बताया कि यह पार्क में खेलने के बाद पार्क के दूसरे गेट से बाहर निकला और वहां जाकर रास्ता भूल गया। मैं अपने ऑफिस से आ रही थी। यह सड़क के किनारे बैठा रो रहा था। मैंने ऑटो किया और बहुत देर से घूम रहे हैं। अब इस सड़क पर आकर इसने अपना घर पहचाना। शीला ने उनका बहुत धन्यवाद किया। वो महिला खुशी खुशी उसी ऑटो में बैठकर वापस चली गई। बबलू बोला, मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था। शीला बोली, हाँ बेटा, आगे से मत जाना। आगे से चाहे कितना भी जरूरी काम हो। सुनीता सप्ताह में एक दिन की छुट्टी करके अपने बेटे के साथ समय बिताती थी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी चुड़ैल का साया। रायपुर गांव में रात के सन्नाटे में छम छम की आवाज आती थी और सभी गांव वाले डर जाते थे। इस आवाज को आते हुए 3 महीने हो चुके थे। कभी कभी रात को यह आवाज गांव वालों को सुनाई देती थी। जिस रात को यह आवाज सुनाई देती थी, उस दिन किसी के घर से एक सदस्य गायब हो जाता था और उसका कोई पता नहीं चलता था। गांव वालों को शक था कि गांव में एक चुड़ैल घूमती है। वो किसी न किसी घर को अपना निशाना जरूर बनाती है। गर्मी में अगर किसी की खिड़की खुली रह जाए तो उस घर से कोई ना कोई गायब हो जाता था। वह कोई आदमी या बच्चा होता था। गांव वालों में बहुत दहशत थी। रात होते ही सब अपने खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाते थे। इस दहशत के कारण गांव वाले गांव छोड़कर जाने का मन बना रहे थे।
एक दिन गांव के सरपंच ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे बात की। सरपंच बोला, एक चुड़ैल के डर से आप लोग गांव छोड़कर जा रहे हो। इस तरह तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। हमें इस समस्या का कोई हल ढूंढना चाहिए। इस तरह से अपना घर अपने खेत छोड़कर भागना नहीं चाहिए। हरिया बोला, सरपंच जी, हम में से कईयों ने अपने परिवार के सदस्य खो दिए हैं। अब तो पानी सर के ऊपर हो गया है। आप कुछ कीजिए, वरना हमें तो जाना ही पड़ेगा। सरपंच बोला, घबराने से कुछ नहीं होगा। मैंने अगले गांव में रहने वाली जानकी ताई से बात की है। वे टोना टोटका करती हैं। उन्हें बुलाया है, देखते हैं क्या होता है। गांव वाले सरपंच को बहुत मानते थे। सबने उनकी बात का समर्थन किया और जानकी ताई के आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन जानकी ताई गांव में आई। काले रंग के कपड़े पहने, गले में छोटी बड़ी कई मालाएं पहने, हाथ में मोरपंख से बना एक झाड़ फूंक करने का झाड़ू जैसा डंडा लिए वे गांव के बीच पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। सरपंच और गांव वाले दौड़ते हुए उनके पास आए, उनका स्वागत किया, उन्हें नाश्ता कराया। उसके बाद गांव वालों ने अपनी समस्या बताई। उसे सुनकर जानकी ताई ने कहा, मुझे उन घरों को देखना है जहां ये सब हुआ है। गांव वाले उन्हें एक घर के पास ले गए। वहां पहुंचकर जानकी ताई ने आंख बंद करके उसकी चौखट को छुआ। जानकी ताई बोली, सरपंच जी, यहाँ तो चुड़ैल का साया है। इससे बचना बहुत मुश्किल है। मुझे पूजा करनी होगी। इसे बस में करके पूछना पड़ेगा। सरपंच जी बोले, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन इससे हमारा पीछा छुड़वाइए, वरना पूरा गांव उजड़ जाएगा। जानकी ताई बोली, कोई भी आत्मा किसी को यूं ही परेशान नहीं करती। कुछ गलती तो आप लोगों ने भी की होगी, वही मुझे जानना है, तभी उसका हल निकलेगा। आप पूजा की तैयारी कीजिए, मैं कल आऊंगी। पूरी रात गांव में उजाला रखिएगा, आग जलाकर, और पूरा गांव पूजा में शामिल होगा। घर में एक बच्चा भी नहीं रहना चाहिए, वरना वो चुड़ैल उसे अपना निशाना बना लेगी। मेरी पूजा में वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगले दिन गांव में पूरी तैयारी की गई। पूरे गांव में रोशनी के लिए जगह जगह मसाले लगाई गईं। गांव के बीच में हवन कुंड बनाया गया। पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया गया। अगले दिन रात को जानकी ताई अपने साथ 4 लोगों को लेकर पूजा करने आई। सभी ने काले कपड़े पहने थे। पूरा गांव वहां इकट्ठा था। जानकी ताई बोली, कोई भी चुड़ैल के आने पर डरेगा नहीं, ना ही उस पर हमला करेगा। मैं उसे वश में करूंगी और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगी। कुछ देर बाद पूजा शुरू हुई। मंत्रों का जाप होने लगा। तभी दूर पीपल के पेड़ पर एक काला साया दिखाई दिया। जानकी ताई ने उसे मंत्रों में बांधकर हवन कुंड के पास बुलाया। भयानक चेहरा, आंखों में खून भरा था, बड़े बड़े दांत, काले कपड़े पहने वह साया आकर बैठ गया। उसके जिस्म से मुर्दे के जलने जैसी शमशान की बदबू आ रही थी। जानकी ताई बोली, कौन है तू? गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? यहां से गायब हुए लोग कहाँ हैं? चुड़ैल बोली, मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। मैंने सबको मार कर खा लिया। जिनके घरों के लोग गायब थे, वे ये सुनकर रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। जानकी ताई बोली, सच सच बता, नहीं तो तुझे यहीं भस्म कर दूंगी। ये कहकर उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, जिससे चुड़ैल बेचैन हो गई। चुड़ैल बोली, रुको बताती हूँ। मैं इस गांव में रहती थी। मेरा नाम पूनम है। मेरे कोई बच्चा नहीं था, इसलिए एक तांत्रिक ने मुझे रात को पीपल के नीचे दिया जलाने के लिए कहा था। मैं वही कर रही थी। गांव वालों ने सोचा मैं जादू टोना कर रही हूँ। इस सरपंच और गांव वालों ने रात को मुझे गला दबाकर मार दिया था।
मैं इनसे बदला लेकर रहूंगी। जानकी ताई बोली, क्यों सरपंच, ये सच कह रही है? सरपंच बोला, ताई हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। जानकी ताई बोली, इन्होंने तेरे साथ बहुत गलत किया। अब ये बता, गांव वाले जिन्हें तूने बंदी बनाया है वो कहाँ हैं और तेरी मुक्ति कैसे होगी? चुड़ैल बोली, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और हर घर से एक बल लूंगी। ये कहकर वह गायब हो गई। सरपंच बोला, अब क्या होगा जानकी ताई? जानकी ताई बोली, तुमने एक निर्दोष औरत की हत्या की है, इसका कलंक पूरे गांव को लगा है। ये सुनकर सभी गांव वाले डर गए। जानकी ताई बोली, एक काम करो, अपने घर के दरवाजे पर दोनों ओर कील ठोको, उसमें 4-4 हरी चूड़ियां लटका दो, उसके बीच में एक सिंदूर का टीका लगा दो, इससे उस घर में या न घुस सकेगी। ये काम घर की औरतें करें और अपने सुहाग पर से चूड़ी और सिंदूर उतार कर टांगें। रात को कोई घर से बाहर ना निकले। सभी गांव वालों ने ऐसा ही किया। अब उन्हें छम छम की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन किसी घर से कोई गायब नहीं होता था। एक दिन जानकी ताई गांव वालों का हालचाल जानने के लिए गांव पहुंची। गांव वालों से बात कर उन्हें सब कुछ ठीक ठाक लगा। जानकी ताई बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। एक दिन कोई ना कोई गलती से बाहर निकल जाएगा, चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाएगी। सरपंच बोला, तो हम क्या करें ताई जी, जिससे हमें मुक्ति मिले? जानकी ताई बोली, इस आत्मा को मुक्त करना होगा। मैं अगले सप्ताह इसकी मुक्ति के लिए पूजा करूंगी, लेकिन उस पूजा में गांव का कोई आदमी नहीं होना चाहिए। एक सप्ताह बाद रात के समय जानकी ताई पूजा करने की तैयारी कर रही थी। तभी वह चुड़ैल वहां आ गई। चुड़ैल बोली, तू मुझे मुक्त करना चाहती है तो पहले गांव वालों को मार जिन्होंने मुझे मार दिया था। जानकी ताई बोली, अब उन्हें माफ कर दे, नहीं तो तू हमेशा भटकती रहेगी। चुड़ैल बोली, नहीं, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी, खास तौर पर सरपंच को। तभी वहां सरपंच आ जाता है। सरपंच बोला, तुझे मेरी जान लेनी है तो ले ले, लेकिन इन गांव वालों को माफ कर दे। जानकी ताई बोली, मैंने मना किया था बाहर आने से, तुम्हें पता नहीं, तुमने अपनी मौत को दावत दे दी है। सरपंच बोला, ताई मैं वैसे भी पछतावे से मर रहा हूं, कम से कम मेरे मरने से गांव तो उजड़ने से बच जाएगा। चुड़ैल बोली, मुझे तेरी ही तलाश थी, लेकिन तुझे पछताते देख मेरा मन बदल गया। ताई मुझे मुक्ति दिला दो। जानकी ताई पूजा करती है। थोड़ी देर में चुड़ैल की आत्मा स्वर्ग को चली जाती है। उस दिन से गांव में कभी छम छम की आवाज सुनाई नहीं देती। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी असली तीर्थ। अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी खत्म करके घर लौटे बिरजू ने देखा कि बाहरी दरवाजे पर खड़ी उसकी माँ उसकी राह देख रही थी। अंदर आकर हाथ मुंह धोकर दोनों ने भोजन किया तो माँ ने उसे प्रसाद देते हुए कहा, आज गली के मोड़ वाली सुमन भी वैष्णो देवी मंदिर दर्शन कर आई, बस एक मैं ही हूँ जो कोई तीर्थ करने नहीं गई। माँ की ये बातें सुनकर बिरजू मन महसूस कर रह गया। दरअसल गली में जब से पड़ोस में रहने वाली आंटी जी और उनके बच्चे अमृतसर गुरुद्वारे दर्शन करके आए थे, माँ भी जिद किए बैठी थी कि उसे भी ऐसे ही किसी तीर्थ स्थल पर दर्शन करने जाना है। वैसे बिरजू भी अपनी माँ की इच्छा पूरी करने की तैयारी में लगा हुआ था। बीते कुछ महीनों से अपने सिक्योरिटी सुपरवाइजर से वह कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी की बात भी कर चुका था, ताकि वो भी माँ को किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करवा सके और इन एक्स्ट्रा ड्यूटी से आने जाने के लिए कुछ पैसों का इंतजाम हो सके। उसके कंपनी सुपरवाइजर ने उसे बताया था
कि जल्दी कंपनी सभी सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी बढ़ाकर देने वाली है और पिछले कुछ दिनों से वह एक्स्ट्रा ड्यूटी भी कर रहा था, जिसके चलते वह सुबह 5 बजे निकल जाता था तो रात को 11 बजे तक लौटकर ही घर आया करता था। आज वो बहुत खुश था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपनी माँ को खुशखबरी सुनाना चाहता था कि उसकी सैलरी बढ़ गई है और आज की एक्स्ट्रा ड्यूटी मिलाकर और कुछ जोड़े हुए पैसे मिलाकर उसके पास लगभग 10,000 रुपए इकट्ठा हो गए हैं। घर पहुंचकर उसने देखा कि माँ चुपचाप टीवी चलाकर बैठी हुई है। वह खुशी से उनके गले में अपनी बाहों को डालकर बोला, माँ, आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई दिख रही है। हम भी अगले हफ्ते ही जहाँ आप कहोगी वही तीर्थ स्थल पर चलेंगे। चाहो तो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने चलेंगे। अब मेरे पास 10,000 रुपए इकट्ठा हो गए हैं। माँ ने बिरजू की बात सुनकर चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान दी, पर उनकी मुस्कान में वो खुशी और वो उत्साह नजर नहीं आ रहा था जो अक्सर वो दूसरे के जाने पर स्वयं के जाने को सोच कर उठती थी। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ भला, मैं ठीक हूँ, माँ बोली। फिर आप मुझे खुश क्यों नहीं लग रही हो? इतने समय से आप ही तो जिद लिए बैठी हुई थी कि मुझे भी किसी तीर्थस्थल पर दर्शन करने जाना है, और आज जब मौका आया तो आपके चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू बेकार में चिंता मत कर। नहीं माँ, कोई तो बात जरूर है, बताओ ना माँ। देखो, घर में हम केवल 2 ही लोग हैं। अगर मुझे कोई परेशानी है तो मैं आपसे ही कहूँगा ना, ताकि उस परेशानी का कोई हल निकल सके। और यदि आप परेशान हो तो मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी माँ? कहो ना माँ, क्या बात है, तुम क्यों इतनी उदास हो? बिरजू की बातें सुनकर माँ ने एकटक उसकी ओर देखा और फिर बोली, बिरजू, मैं सोच रही हूँ कि भगवान तो सभी जगह एक ही हैं, तो बेकार इतनी दूर जाकर। माँ की अधूरी बात से ही बिरजू समझ गया कि माँ के मन में जरूर कुछ चल रहा है। वह उसके हाथों को सिर पर रखकर बोला, क्या हुआ माँ, बताओ मुझे। बिरजू, आज गांव से रामू लौट कर आया तो बता रहा था, तुझे याद है तेरे केशव चाचा, हमारे मुसीबत के वक्त हमारी बड़ी मदद की थी उन्होंने। अब वो तो रहे नहीं, अगले महीने उनकी बेटी की शादी है। सोचती हूँ कि एक अकेली माँ कैसे इतना कुछ कर पाएगी, इसलिए वापस गांव चली जाऊं, उन्हें कुछ पैसे की मदद भी कर दूं, माँ कहते हुए झिझक रही थी। बिरजू ने माँ के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और कहा, माँ, आपका उस तीर्थ से इस तीर्थ जाने का फैसला सही है। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये सब कहते हुए आप इतना झिझक क्यों रही हैं। माँ, इस दुनिया में बेटी के कन्यादान से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। और हाँ माँ, मैं अपने कंपनी सुपरवाइजर के पास अगले महीने अपनी छुट्टी की अर्जी लगा देता हूँ। आखिर बहन की शादी में उसके भाई का होना भी तो जरूरी है कि नहीं? कहकर बिरजू हंसने लगा। मगर बेटा, तुमने इतने दिनों तक डबल ड्यूटी करते हुए मेहनत की और अपनी बचत, माँ, ये बचत, ये डबल ड्यूटी, सब कुछ अपने परिवार के लिए ही तो की थी मैंने। अब खर्च चाहे माँ की तीर्थ यात्रा में हो या बहन की शादी में, है तो परिवार ही ना। बिरजू की बात सुनकर माँ ने भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे ढेरों आशीर्वाद देते हुए उसके माथे को चूम लिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी पानी की प्यास। गाड़ी अभी स्टेशन पर रुकी ही थी कि 4-5 सामान बेचने वाले डिब्बे में घुसकर आवाज देने लगे। मोहिनी जी को प्यास लग रही थी। तभी एक 8-10 साल का लड़का पानी की बोतल बेचता दिखाई दिया। मोहिनी जी ने उसे बुलाया। कितने की बोतल है? वो बोला, 20 रुपए की है, एकदम ठंडी है। मोहिनी जी ने बोतल हाथ में ली और देखा बोतल एकदम ठंडी थी,
लेकिन तभी उनका ध्यान बोतल पर लगे लेबल पर गया। उसे देखकर उन्होंने कहा, ये तो नकली है, बिस्लरी की जगह बिस्लौरी बनाकर बेच रहा है, अभी तेरी कंप्लेंट करती हूँ। वो लड़का हंसकर बोला, यहाँ यही ज्यादा चलती है, असली बिस्लरी चाहिए तो सामने स्टॉल पर मिलेगी। मोहिनी जी ने बोतल वापस कर दी। लड़का आगे जाने लगा। उन्हें प्यास बहुत जोर से लग रही थी। उन्होंने उस लड़के से कहा, सुन, मैं तुझे 10 रुपए दूंगी, मुझे उस स्टॉल से पानी लाकर दे दे। लड़का कहने लगा, हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी दीजिए, गाड़ी चलने वाली है। मोहिनी जी अपने हैंडबैग में से पैसे निकालने लगी। तभी उन्हें ध्यान आया, जल्दी गाड़ी पकड़ने के चक्कर में सारे खुले पैसे तो कुली को दे दिए थे। अब तो 500 का नोट था। मोहिनी जी ने बोला, चल ला, 30 रुपए काट कर पैसे वापस कर। ये सुनकर लड़का हंसता हुआ बोला, खुले कहाँ से आएंगे, सुबह से पहली ट्रेन आई है, अभी तो 100 के भी छुट्टे नहीं है, आप जल्दी दीजिए, मैं अभी दुकान वाले से लेकर आया। अब मोहिनी जी को समझ आ रहा था कि यह 500 का नोट लेकर भाग जाएगा, लेकिन प्यास इतनी लग रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने उस लड़के को 500 रुपए पकड़ा दिए। आसपास बैठी सारी सवारी उन्हें इस तरह देख रही थी जैसे उन्हें दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। खिड़की के शीशे से वे उसे भागकर जाता हुआ देख रही थी। कुछ ही देर में गाड़ी सीटी देने लगी। अब मोहिनी जी की चिंता बढ़ने लगी। तभी पास बैठे एक सज्जन बोल पड़े, अरे मैडम, आपको क्या लगता है वो आपके 500 रुपए लेकर वापस आएगा? उसका तो खर्चा पानी निकल गया आज का। अब किया भी क्या जा सकता था। तभी गाड़ी चल दी। मोहिनी जी ने इधर उधर शीशे से झांक कर देखा। एसी कोच से आवाज भी बाहर नहीं जा सकती थी। कुछ ही देर में गाड़ी अपनी पूरी स्पीड पकड़ चुकी थी। एक तो 500 रुपए जाने का दुख, ऊपर से प्यास भी लग रही थी। फिर अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आने लगा। वही बोतल ले लेती, लेकिन फिर भी तो 500 के खुले नहीं होते। क्या पता बहाने बना रहा हो। आज के बाद घर से ही पानी लेकर चला करूंगी। मन ही मन में मोहिनी बड़बड़ाए जा रही थी। इधर प्यास भी बहुत लग रही थी। आधे घंटे बाद वो लड़का हाँफता हुआ उनकी बर्थ के पास आया। उसके एक हाथ में बाल्टी में बोतलें थी और दूसरे हाथ में छुट्टे 480 रुपए। मोहिनी जी ने उसे डांटते हुए कहा, कहाँ रह गया था? इतनी देर से प्यास लग रही है, ला बोतल दे। लड़के ने चुपचाप बोतल पकड़ा दी। 2 घूंट पानी पीकर उन्होंने लड़के को देखा। वो पैसे पकड़ा रहा था। मोहिनी जी ने पैसे गिने, पूरे 480 रुपए थे। उन्होंने कहा, ये ले 10 रुपए। वो लड़का बोला, रहने दीजिए, मैं उस स्टॉल वाले से कमीशन ले लूंगा। मोहिनी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे अपनी प्यास के चक्कर में उसे डांट रही थी और वो पूरे पैसे वापस करने आया था। तभी उनका ध्यान उसकी घुटने की तरफ गया। उसमें से खून बह रहा था और वहां से पैंट भी फट गई थी। मोहिनी जी ने पूछा, अरे ये खून कैसे निकल रहा है? कहीं गिर गया था तू? वो लड़का बोला, हाँ, वो गाड़ी चल पड़ी थी, उसे पकड़ने के चक्कर में मैं फिसल गया, फिर भी भागकर गाड़ी पकड़ ही ली। बहुत देर से आपकी सीट ढूंढ रहा हूँ, आपका कोच और बर्थ नंबर भी नहीं देखा था। मोहिनी जी अपनी भूल पर बहुत शर्मिंदा हुई। हाँ, सच ही तो कह रहा है, उसे कैसे पता मेरा कोच और बर्थ कौन सा है? उन्होंने कहा, अगर कहीं चोट लग जाती या गाड़ी के नीचे आ जाता तो? लड़का बोला, कुछ नहीं होता, हमारा तो रोज का काम है। फिर उसने पानी की बाल्टी जिसमें बोतलें थीं, पानी निकालकर घाव पर लगा दिया। मोहिनी जी बोल पड़ी, अरे ये क्या कर रहा है? गंदा पानी लगा रहा है, रुक, मैं बैंडेज देती हूँ। उन्होंने अपने सामान में से ढूंढकर बैंडेज निकालकर उसके घुटने पर लगाया। फिर उन्हें ध्यान आया कि अगला स्टेशन तो 100 किलोमीटर पर है। तब उन्होंने लड़के से पूछा, अब तो उतरेगा कैसे? लड़का बोला, अगले स्टेशन पर उतरकर सामने से दूसरी ट्रेन पकड़ लूंगा, बस आज घर पहुंचने में 12 बज जाएंगे। मोहिनी जी ने पूछा,
वैसे कितने बजे घर पहुंच जाता है? लड़का बोला, 7 बजे तक पहुंच जाता हूँ। आज माँ से बहुत डांट पड़ेगी। मोहिनी जी बोली, तू चाहता तो ये पैसे लेकर भाग सकता था, भागा क्यों नहीं? वो लड़का बोला, मेरी माँ ने कहा है ग्राहक भगवान होते हैं, उनसे कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। मोहिनी जी ने उसे बहुत कोशिश की पैसे देने की, लेकिन उसने 1 रुपया भी नहीं लिया और आवाज लगाता हुआ आगे बढ़ गया। मोहिनी जी सोच रही थी, मैं अपनी प्यास नहीं रोक पाई और ये लड़का केवल 1 बोतल पानी देने के लिए अपने घर 12 बजे पहुंचेगा। अपनी जान पर खेलकर ये छोटे छोटे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं और हम लोग हमेशा इन्हें एक चोर की दृष्टि से देखते हैं। यही सब सोचकर उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आज एक छोटा सा बच्चा जिंदगी का कितना बड़ा सबक सिखा गया। हम अपने छोटे छोटे स्वार्थ में दूसरों को हर दिन धोखा देते रहते हैं। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी बेटी की शादी। एक दिन संध्या अपने ऑफिस से घर आई तो देखा उसकी माँ घर की सफाई में लगी हुई थी। संध्या, माँ क्या बात है, आज बहुत सफाई हो रही है। रुक्मणी, बेटी कल तेरी मौसी आ रही हैं एक रिश्ता लेकर। संध्या, माँ तुम तो जानती हो उन्हें और उनके बताए रिश्ते को, अपनी अमीरी का दिखावा करने आ रही होंगी। रुक्मणी, बेटी जो भी है मना तो नहीं कर सकते, अब आ रही हैं तो देख लेते हैं। संध्या अपना बैग रख रसोई में चली गई। संध्या, माँ आज खाना नहीं बनाया क्या? रुक्मणी, हाँ जल्दी बना दिया था, फ्रिज में रखा है, निकाल कर गर्म करके खा लो। संध्या खाना खाकर सोने चली जाती है। रुक्मणी देर रात तक सफाई में लगी रहती है। संध्या सुबह उठकर देखती है तो पूरा घर नया सा लगता है। नए पर्दे, सोफे पर नए कवर। रुक्मणी चाय बना रही थी। संध्या, लगता है मौसी के स्वागत की पूरी तैयारी है। रुक्मणी, हाँ क्यों नहीं, वो मेरी बेटी के लिए रिश्ता जो लेकर आ रही है। संध्या, माँ तुम जानती हो पापा के जाने के बाद इन लोगों ने हमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए, फोन तक उठाना बंद कर दिया था, आज अचानक क्या हो गया? रुक्मणी बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब आ रही हैं तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। तू आज ऑफिस से छुट्टी ले ले, मुझसे इतना काम नहीं संभलेगा। संध्या, ठीक है, लेकिन मौसी ने ताने मारे तो मैं भी सुना दूंगी। रुक्मणी, अरे वो कुछ नहीं कहेगी, और कुछ कहे तो सुन लेना, घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं करते बेटा। संध्या और रुक्मणी ने मिलकर जल्दी से सारा काम निपटा लिया। दोपहर को अंजू मौसी घर आ गई। अंजू, यहाँ आना तो नर्क में आने जैसा लगता है, देखा नहीं बाहर कितनी भीड़ है, गाड़ी भी अंदर नहीं आ पाई, बहुत दूर से पैदल आ रही हूँ। तुम लोग पता नहीं यहाँ कैसे रह लेते हो। संध्या ने गुस्से से माँ की ओर देखा। माँ ने इशारे से संध्या को चुप रहने को कहा। रुक्मणी, संध्या मौसी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। संध्या अंजू के लिए चाय नाश्ता ले आती है। अंजू बोली, तुम लोग तो मुझे पूछते नहीं, पर मुझे तो तुम्हारी हमेशा चिंता रहती है। अब तुम्हारा है ही कौन, मुझे ही सब देखना है। मैं संध्या के लिए ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। रुक्मणी, हाँ बहन, अब हमारा है ही कौन। वैसे ये बता, लड़का कैसा है? अंजू, बहन 10 लाख रुपए महीना कमाता है, मेरे घर के पास ही बहुत बड़ी कोठी है, 2 भाई हैं और एक बहन भी है, सबकी शादी हो गई है, बस ये सबसे छोटा ही रह गया है। रुक्मणी, लेकिन इतने बड़े घर में बात कैसे बनेगी, हमारी हालत तो तू जानती ही है। अंजू, अरे तू चिंता मत कर, मैंने सब बात कर ली है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, दोनों तरफ की शादी का खर्च भी वही उठाएंगे मेरे कहने पर। बस एक बात है। रुक्मणी, क्या बात है? अंजू, उस लड़के का पहले विवाह हुआ था, लेकिन 1 ही साल में पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए अब उसे कुमारा ही समझो। रुक्मणी, क्या?
दुजिया को कैसे ब्याह दूं अपनी बच्ची? अंजू बोली, इसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, बिना पैसे रिश्ता हो रहा है, राज करेगी संध्या वहां। रुक्मणी ने कहा, नहीं नहीं, कोई कुंवारा लड़का हो तो बताओ। संध्या बोली, मौसी एक रिश्ता लाई, वो भी ऐसा। अंजू गुस्से में उठ खड़ी हुई। अंजू बोली, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, तुम सोच लो, ऐसा रिश्ता रोज रोज नहीं मिलता। संध्या बोली, मौसी हमने सोच लिया, ऐसा रिश्ता हमें नहीं चाहिए। संध्या का गुस्सा देखकर अंजू थोड़ा डर गई और बात बदलते हुए बोली, संध्या तो बच्ची है, रुक्मणी तू सोच कहाँ से आएगा पैसा? मेरी बात मान, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। रुक्मणी बोली, ऐसे कैसे हाँ कह दूं? अंजू, तुम एक बार लड़के को देख लो, नहीं समझ में आए तो मना कर देना। संध्या, मौसी हमें यह रिश्ता नहीं करना, चाहे मेरी शादी हो या ना हो, आप चिंता ना करें। वैसे भी आपने आज तक कभी हमारी सुध ली है? ये सुनकर अंजू गुस्सा होकर चुपचाप वहां से चली गई। रुक्मणी रोते हुए बोली, संध्या, हालात कितने बदल गए। जिस बहन की शादी मैंने पिताजी से लड़ झगड़ कर अच्छे घर में करवाई, वो तेरे लिए कैसा रिश्ता लाई है? संध्या बोली, माँ तुम चिंता मत करो, ये लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन किसी रिश्तेदार की शादी में अंजू और रुक्मणी की मुलाकात हो गई, जहां और भी रिश्तेदार थे। अंजू बोली, देख सुशीला, मैंने इतने पैसे वाले घर का रिश्ता बताया था संध्या के लिए, लेकिन माँ बेटी ने ठुकरा दिया और अभी तक कुमारी बैठा रखी है घर में। सुशीला बोली, लगता है अंजू तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी है, तुम्हें पता है संध्या डीएम बन गई है। अगर तुम्हारी बात मानती तो नरक ही भोगती। जिस लड़के के बारे में तुम बता रही हो वो एक नंबर का गुंडा है, मुझे सब पता है। अब रुक्मणी बोली, और सुन अंजू, मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में पक्का हो गया है, मेरी बेटी को सरकारी आवास भी मिल गया है। जानती है लड़का नेवी में है। किसी की मजबूरी का मजाक बनाने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि कभी न कभी सबके दिन बदल जाते हैं। अंजू बिना कुछ बोले वहां से उठकर चली गई। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी गरीब की दोस्ती। साहब, मैं आपका सामान उठा लूं क्या? साहिल अभी बस से उतरा ही था कि किसी की आवाज सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक उसकी ही उम्र का लड़का फटे पुराने कपड़े पहने उसके सामान की तरफ देख रहा था। साहिल ने उसे टालते हुए कहा, नहीं, मैं सामान खुद उठा लूंगा। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा सा निराश हो गया और बोला, साहब कुछ भी दे दीजिएगा, बहुत मजबूर हूँ, कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। साहिल झुंझला कर उसकी ओर देख रहा था। इस लड़के की आंखों में उसे आंसू नजर आ रहे थे। फिर उसने गौर से उसे देखा तो समझ में आया ये तो उसके बचपन का दोस्त राहुल है। इस हाल में साहिल ने उससे कहा, पहले मेरे साथ चलो। वो उसे पास के एक ढाबे पर ले गया। क्या खाओगे? साहिल के पूछने पर लड़के ने कहा, नहीं साहब, अगर आप सामान उठवाओगे तो ही मैं कुछ लूंगा। साहिल हंसते हुए बोला, हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो, किसी की मदद नहीं लोगे। सामान बाद में उठा लेना, पहले कुछ खा लो। बैठो, मैं अभी आया। लड़का डरते डरते सामने पड़ी मेज कुर्सी पर बैठ गया। साहिल कुछ देर में आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। साहिल उससे पूछता है, तुम इस हाल में कैसे? मेरा मतलब है कुछ अपने बारे में बताओ। राहुल ने बताया, साहब मेरे पिता इसी गांव में एक किसान थे। गांव के जमींदार से कर्ज लेकर उन्होंने फसल लगाई थी, लेकिन सारी फसल खराब हो गई। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया। जमींदार ने खेतों पर, बैलों पर और घर पर कब्जा कर लिया। पिताजी ये सब बर्दाश्त ना कर सके और फांसी लगा ली। मैं तब छोटा था। कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी। स्कूल जाना तो दूर,
गांव में कोई काम न मिला, भूखे मरने लगा। तब से जो भी काम मिलता है वो कर लेता हूँ। दोपहर को बस के आने पर कोई सवारी सामान उठवा लेती है तो खाने का जुगाड़ हो जाता है। तभी खाना आ गया। खाना देखकर राहुल बोला, साहब ये तो बहुत महंगा होगा, मेरी मजदूरी तो बस 10 रुपए बनती है, ये सब मैं कैसे चुका पाऊंगा। साहिल हंसते हुए बोला, अभी मैं आया हूँ, वापस भी जाऊंगा, तब मेरा सामान उठा लेना। साहिल उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो राहुल उससे मदद नहीं लेगा। राहुल बहुत भूखा था, वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। इधर साहिल कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। उस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों साथ खेलते थे। राहुल पढ़ने में बहुत तेज था, उसमें और साहिल में हमेशा फर्स्ट आने की रेस लगी रहती थी। साहिल के पिता उसी स्कूल में अध्यापक थे। साहिल के पिता का ट्रांसफर हो गया तो साहिल स्कूल छोड़कर शहर चला गया। आज वह कॉलेज में पढ़ता है। छुट्टियों में गांव के पुराने दोस्तों से मिलने चला आया। वैसे उसके चाचा भी इसी गांव में रहते हैं। साहिल को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसका दोस्त उसे इस हाल में मिलेगा। साहिल अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी राहुल ने उससे कहा, साहब मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। साहिल ने जवाब दिया, अभी चलते हैं, बैठो और कुछ अपने बारे में बताओ, कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे। राहुल ने जवाब दिया, साहब क्या करेंगे मेरे बारे में जानकर, मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़क पर मजदूरी करते रहते हैं और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था हमारे पास भी सब कुछ था, वो जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं ना, मैं वहां पढ़ा करता था। साहिल बोला, अब पढ़ने का मन नहीं करता। राहुल बोला, साहब माता पिता का साया क्या होता है ये उनके जाने के बाद पता लगता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। साहिल उसकी बातें गौर से सुन रहा था। राहुल को एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह तो उसका बिछड़ा हुआ दोस्त है, क्योंकि साहिल के नए नक्शे लेकर उसका पहनावा सब बदल चुका था। राहुल ने पूछा, साहब आप यहाँ किसके घर आए हैं। साहिल ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही गांव घूमने आया था, यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए। हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे ही एक होटल है, आपके शहर जैसा तो नहीं पर ठीक ठाक है, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। राहुल बोला। साहिल ने हाँ में सर हिलाया। राहुल सामान लेकर आगे आगे और साहिल उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वे होटल में पहुंच गए। साहिल ने एक कमरा लिया। राहुल उससे कहने लगा, साहब मैं चलता हूँ, जब आपको जाना हो बता देना, मैं आपका सामान लेने आ जाऊंगा। साहिल बोला, अरे रुको, ये कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ रहोगे। राहुल बोला, नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप, वैसे भी मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ, मेरा बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा होता है, वही पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाता हूँ, मुझे जाने दो साहब। साहिल बोला, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहोगे। मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, तुम मुझे पूरा गांव घुमाओगे। राहुल कुछ नहीं बोला। कमरे में सामान रखने के बाद साहिल राहुल को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा। उसे नए कपड़े दिलवाए, नए जूते दिलवाए, फिर उसे लेकर होटल पर आया। उसने राहुल की जरूरत का हर सामान खरीदा और उससे कहा, तुम नहाकर ये कपड़े पहनो, मैं अभी आता हूँ। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नहा धोकर नए कपड़े पहने, अपने आप को शीशे में देख ही रहा था। तभी साहिल आ गया। राहुल अपने कपड़ों को देखकर रो रहा था। साहिल बोला, क्या हुआ, कपड़े अच्छे नहीं हैं क्या? राहुल बोला, नहीं साहब, माँ की याद आ गई, वो अपने हाथ से सिलकर कपड़े पहनाया करती थी। कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जो जमींदार ने हथिया लिया है। साहिल उससे बैठकर बातें करने लगा। कितना कर्ज था तुम्हारा? राहुल ने कहा,
साहब, सब मिलाकर 50-60 हजार था, अब तो 80-90 हजार हो गया होगा। काफी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सो गए। सुबह साहिल राहुल को लेकर गांव घूमने गया। वहां राहुल ने अपना घर दिखाया जो बंद था। फिर वह उस पेड़ के नीचे ले गया जहां कल तक वह सोता था। राहुल बोला, साहब, ये पेड़ ही मेरे माँ बाप हैं, मैं यहीं सोता हूँ। साहिल बोला, राहुल, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं गांव घूमने नहीं, सिर्फ तुमसे मिलने आया था। ये सुनकर राहुल चौंक गया। साहिल ने बताया, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त साहिल हूँ। ये सुनकर राहुल गौर से साहिल के चेहरे को देखने लगा। उसे अब उसमें अपना दोस्त नजर आने लगा था। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। साहब, आप। वो कुछ बोलता इससे पहले साहिल ने कहा, साहब नहीं, साहिल, तुम्हारा दोस्त। राहुल कुछ बोल ना सका। वो बस एकटक साहिल को देखे जा रहा था। उसके अंदर का सैलाब अब उमड़ने लगा था। इतने सालों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। आज उसका कोई अपना उससे मिलने आया था। इस बात पर अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। साहिल ने उसे चुप कराया। फिर वह उसे लेकर अपने चाचा के घर गया। साहिल के चाचा सब पहले से जानते थे। साहिल ने उनसे कुछ बात की। साहिल के चाचा एक संपन्न किसान थे। उन्होंने अपने साथ कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और जमींदार के घर पहुंच गए। साहिल के चाचा ने जमींदार से पूछा, इसके पिता पर कितना कर्ज है? जमींदार ने अकड़ से कहा, कौन चुकाएगा? इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, नहीं तो इसका बाप फांसी नहीं झूलता। सब मिलाकर 1 लाख है। साहिल ने अपने चाचा को इशारा किया। उन्होंने बैग से 1 लाख रुपए निकालकर जमींदार के सामने रख दिए और कहा, इसके खेत, मकान और बैल अभी वापस चाहिए। जमींदार यह देखकर घबरा गया, लेकिन इतने लोगों के सामने कर भी क्या सकता था। घर की चाबी और कागज वापस कर दिए। बैल उसे घर भिजवा दिए। वहां से निकलकर साहिल बोला, चाचा जी, मैं शहर पहुंचते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। चाचा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। फिर उन्होंने और किसानों के सामने राहुल से बोला, बेटा, तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल गया। अब अपने खेतों पर खेती करो, हम सारे किसान तुम्हारा साथ देंगे। ये सुनकर सब किसान तैयार हो गए। हाँ बेटा, अब वो जमींदार तुम्हारी तरफ आंख भी नहीं उठा सकेगा। साहिल ने राहुल को खेती करने के लिए 20,000 रुपए और दिलवा दिए। राहुल उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसे उठाकर साहिल ने कहा, दोस्त, अब तुझे आगे निकल कर दिखाना है। अगली बार जब मैं गांव आऊं तो मेरा दोस्त मुझे खुशहाल मिलना चाहिए। ये कहकर साहिल ने राहुल को गले लगा लिया। अगले दिन साहिल शहर चला गया। वहां से उसने अपने चाचा के पैसे बैंक में जमा करवा दिए। इसके 6 महीने बाद एक दिन साहिल दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाजा खोलने गया तो देखा सामने राहुल खड़ा था। 6 महीने में बिल्कुल बदल गया था। साहिल ने उसे गले से लगा लिया। अंदर आकर उसने साहिल के माता पिता के पैर छुए। साहिल बोला, अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? उस जमींदार ने परेशान तो नहीं किया? राहुल बोला, नहीं यार, सब ठीक है। तेरे चाचा और दूसरे किसानों ने मेरी बहुत मदद की। अब तो सब ठीक है। मेरी फसल भी अच्छी हुई। उसकी कमाई से तेरा कर्ज चुकाने आया हूँ। ये 20,000 है, बाकी धीरे धीरे चुका दूंगा। साहिल बोला, तू मेरा भाई है, मैंने कोई कर्ज नहीं दिया था तुझे। तूने कैसे सोच लिया? ये मैं नहीं ले सकता। लेकिन राहुल जिद करने लगा। तब साहिल के पिता ने कहा, बेटा रख लो, ये इसकी खुददारी है। जो शिक्षा मैंने दी थी ये उसी का पालन कर रहा है। साहिल पैसे रख लेता है। फिर राहुल शर्माते हुए उसे अपनी शादी का कार्ड पकड़ा देता है। साहिल कहता है, अरे ये क्या, तू शादी कर रहा है? तभी साहिल के पिता ने कहा, हाँ, जब तूने हमें सब बताया तभी मैंने तेरे चाचा से इसके लिए अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा था। कब तक घर में अकेला रहेगा?
राहुल बोला, मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी तो कोई औकात नहीं थी। साहिल बोला, सब ऊपर वाला करता है, सब उसी के हाथ में है। तेरे अच्छे दिन आने थे, मैं नहीं आता मदद करने तो ऊपर वाला किसी और को भेज देता। कुछ दिन बाद साहिल अपने परिवार के साथ राहुल की शादी में पहुंच गया। उन्हें देखकर राहुल बहुत खुश हुआ। उनके साथ पूरा गांव दोनों की दोस्ती की मिसाल देने लगा। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी पश्चाताप। मनोहर जी की जल्दी जल्दी में बिस्तर पर छूट गई पेशाब। वो पेशाब साफ करने में लगे थे ताकि बहू बेटा ना देख ले। कल ही तो बहू काजल ने नई चादर बिछाई थी और बेटे रवि को सुनाया था कि अगर पापा जी ने फिर से चादर खराब की तो वह नहीं साफ करेगी, भले ही घर छोड़ना पड़े। मनोहर जी को किडनी की समस्या के चलते ऐसा कभी कभी हो जाता है। बेचारे मनोहर जी को अफसोस भी बहुत होता था। जल्दी से चादर हटाकर मनोहर जी बाथरूम में उसे धोने लगे, ये सोचकर कि बहू आज बेटे के साथ अपने भाई की शादी के लिए कपड़े लेने गई है तो देर से लौटेगी। भूख भी लग रही थी, पर मन का डर उनके हाथों को तेजी से काम करने को कह रहा था। चादर भीगने के बाद उठाई नहीं जा रही थी और उनकी सांसें फूलने लगी थी। तभी उन्होंने सामने अचानक बेटे बहू को खड़ा पाया। वे बस इतना बोले, बहू अब नहीं होगा, मैंने साफ कर दी है। बेटे रवि ने अपने पिता को सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया। बहू ने नाराजगी से कहा, देख लो फिर तुम्हारे पिता ने बिस्तर खराब कर दिया, कितनी बदबू आ रही है, इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाओ। रवि ने बहू को शांत कराते हुए कहा, तुम अपने मायके जा सकती हो, उस बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने मेरी पैंट तक साफ की थी जब मैं कच्चे में पोटी कर देता था। उस बाप का पेशाब नहीं साफ होगा जिसकी यूनिफॉर्म पर मैंने उस दिन टॉयलेट कर दी थी जब पिताजी अपने सम्मान समारोह में जा रहे थे। रवि ने अपने पिता को संभालते हुए कहा, चलिए पापा, आप कितने गीले हो गए हैं, ठंड लग जाएगी, आपके लिए चाय बनाता हूँ। बेटे ने दीवान से नई चादर निकालकर बिस्तर पर बिछाई। मनोहर जी को बिठाया, उनके कपड़े बदले और अपने हाथों से चाय पिलाने लगा। मनोहर जी के कपकपाते हाथ बेटे के सिर पर आशीर्वाद देने के लिए आ गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले जिन्हें वे धोती के कोने से पोंछते जा रहे थे। वे अपनी पत्नी की तस्वीर को देखकर मन ही मन कह रहे थे, देख ले बिमला, तू कहती थी मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। देख हमारा रवि कैसे तेरे बुढ़ऊ की सेवा कर रहा है। दरवाजे पर खड़ी बहू काजल भी पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। इस घटना ने उसे एहसास दिलाया कि परिवार का हर सदस्य चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अपने स्नेह और सम्मान के हकदार होते हैं। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी बहू। बेटा बहू अपने बेडरूम में बातें कर रहे थे। द्वार खुला होने के कारण उनकी आवाजें बाहर कमरे में बैठी माँ को भी सुनाई दे रही थी। बेटा बोला, अपने जॉब के कारण हम माँ का ध्यान नहीं रख पाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। क्यों ना उन्हें वृद्धा आश्रम में दाखिल करा दें, वहां उनकी देखभाल भी होगी और हम भी कभी कभी उनसे मिलते रहेंगे। बेटे की बात पर बहू ने जो कहा उसे सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। बहू बोली, पैसे कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है जी, लेकिन माँ का आशीष जितना भी मिले वो कम है। उनके लिए पैसों से ज्यादा हमारा संग साथ जरूरी है। मैं अगर जॉब ना करूं तो कोई अधिक नुकसान नहीं होगा। मैं माँ के साथ रहूंगी, घर पर ट्यूशन पढ़ाऊंगी, इससे माँ की देखभाल भी कर पाऊंगी। याद करो, तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे पिता नहीं रहे थे और घरेलू काम धाम करके तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। तब उन्होंने कभी भी पड़ोसन के पास तक नहीं छोड़ा, कारण तुम्हारी देखभाल कोई दूसरा अच्छी तरह नहीं कर पाएगा। और तुम आज ऐसा बोल रहे हो। तुम कुछ भी कहो, लेकिन माँ हमारे पास ही रहेगी हमेशा, अंत तक। बहू की उपरोक्त बातें सुन माँ रोने लगती है
और रोती हुई पूजा घर में पहुंचती है। ईश्वर के सामने खड़े होकर माँ उनका आभार मानती है और उनसे कहती है, भगवान, तुमने मुझे बेटी नहीं दी, इस वजह से कितनी ही बार मैं तुम्हें भला बुरा कहती रहती थी, लेकिन ऐसी भाग्यलक्ष्मी देने के लिए तुम्हारा आभार मैं किस तरह मानूं। ऐसी बहू पाकर मेरा तो जीवन सफल हो गया प्रभु। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी बहू।